हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि आपको ऐसी कहानी पसंद है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें नई कहानी के इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, यदि इसे सही तरीके से निभाया जाए तो सही है, लेकिन इसमें खोट आ जाए तो अंजाम भयावह भी हो सकता है। आज की कहानी ऐसे ही प्यार में खोट आने से हुई वारदात के बारे में है, जिसमें हर कोई रिलैक्स था, जुर्म करने वाला भी और विक्टिम के परिवार वाले भी। लेकिन वहीं पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी, बिना किसी को बताए। एक ऐसी घटना जिसने अच्छे खासे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी, सब कुछ बदल कर रख दिया था। आज हम बात करने वाले हैं सैम अब्राहम केस के बारे में। यह कहानी ऑस्ट्रेलिया के एक जाने माने शहर मेलबर्न से है। नॉर्थ मेलबर्न में एक शहर पड़ता है, इपिंग। यहीं पर इंडियन ओरिजिन की एक फैमिली रहा करती थी, अब्राहम फैमिली। इसमें थे पति सैम अब्राहम, पत्नी सोफिया अब्राहम और इनका 6-7 साल का एक बेटा। बात 2015 की है। सैम ऑस्ट्रेलिया में ही एक फॉरेक्स कंपनी में जॉब करते थे। सोफिया भी वहीं एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी। वैसे ये लोग इंडिया के केरल में स्थित एक डिस्ट्रिक्ट है कोलम, वहीं के करावलूर नामक गांव के रहने वाले थे। दोनों की फैमिली भी इसी गांव में रहती थी। सोफिया और सैम दोनों ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते थे, इसलिए वहीं पर शिफ्ट भी हो चुके थे। ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जिंदगी यूं ही कट रही थी। अब दिन आता है 14 अक्टूबर 2015 का। सुबह सुबह का समय था। सैम, उसकी पत्नी सोफिया, इनका 6-7 साल का बेटा, ये तीनों बेडरूम में सो रहे थे। सुबह के 9 बजे के आसपास पत्नी सोफिया की नींद खुलती है। उसने सोचा कि पति और बेटे को भी जगा दूं, पर जब पत्नी की नज़र पति सैम पर गई तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। वे थोड़े अलग ढंग से सो रहे थे। पत्नी ने जब थोड़ा ध्यान दिया तो देखा कि पति के मुंह के आसपास निशान लगे हुए हैं, जैसे कि कुछ मुंह से झाग वगैरह आया हो। इन्होंने पति को जगाने की कोशिश की, मगर उठ ही नहीं रहे थे। पत्नी ने कई बार आवाज दिया, हाथ से भी जगाने की कोशिश की, मगर पति जरा भी हिल नहीं रहे थे, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। पत्नी ने यह भी देखा कि पति की सांसें नहीं चल रही हैं। तुरंत ही उन्होंने 9:14 के आसपास इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल लगाना शुरू किया और फिर लगभग 9:27 पर एक मेडिकल टीम एम्बुलेंस लेकर घर पर आती है। पहले घर पर ही डॉक्टर ने सैम को चेक किया तो पता चला कि सैम अब्राहम की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनते ही सोफिया ने वहां चिल्ला चिल्लाकर रोना धोना शुरू कर दिया। अब उनका क्या होगा, उसके बेटे का क्या होगा? वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। सैम और सोफिया के बाकी परिवार वाले, उनके माता पिता, सभी लोग केरला में ही रहते थे। सिर्फ सोफिया की एक बड़ी बहन थी, सोनिया, वह मेलबर्न में ही किसी हॉस्पिटल में नर्स थी। सोफिया ने अपनी बहन को सारी चीज़ें बताई। पुलिस को भी बुलाया जाता है। इसके बाद सैम के शव को विक्टोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ले जाया जाता है, जो कि मेलबर्न के साउथ बैंक में मौजूद था। यहाँ सैम के शव की ऑटोप्सी की जाती है, अच्छे से सारी जांच की जाती है। वहीं सोफिया का कहना था कि सैम को हार्ट अटैक की कुछ प्रॉब्लम्स थी। डॉक्टर को भी शुरुआती जांच में यही समझ आया कि यह एक हार्ट अटैक है, इससे ही सैम की मौत हुई होगी। रिपोर्ट में भी यही मेंशन हुआ। इसके बाद सोफिया ने सैम के माता पिता को केरल में कॉल लगाया। उस वक्त इंडिया में सुबह के 5:30 बजे के आसपास का
समय हो रहा था। रोते हुए सोफिया ने अपने ससुर को सूचना दी कि सैम की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है, वह उसे लेकर इंडिया आ रही है। सारी खबर सुनकर जैसे पूरे घर में मातम पसर गया। सैम के घर में माता पिता और एक भाई थे। भाई की भी शादी हो चुकी थी, वह भी एक आईटी प्रोफेशनल थे। जब सोफिया से सैम के पिता की बात हो रही थी तो सैम के पिता को हफ्ते भर पहले की कुछ बातें याद आने लगी जो कि सैम ने अपने पिता से कहा था। वैसे हर साल सैम कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया से केरल अपने घर पर आता था अपनी फैमिली से मिलने के लिए। हमेशा की तरह वह अक्टूबर 2015 के शुरुआती हफ्ते में भी आया हुआ था। पत्नी और बेटा भी साथ में थे। इस बार सैम की हरकतें और बातें थोड़ी अजीब सी लग रही थी। सैम ने मजाक में अपने दोस्तों और कुछ रिश्तेदारों से कहा था कि अगली बार वह कॉफिन में घर आएगा, उसकी लाश आएगी। यह सुनते ही लोग गुस्सा हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। वहीं सैम ने बात को हंसी मजाक में ख़त्म कर दिया। फिर उसने अपने पिता से एक दिन बोला कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके शव को दादाजी के कब्र के बगल में ही दफन कीजिएगा। सैम ने पिता से यह भी मजाक में कहा था, लेकिन पिता गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसी गलत बातें क्यों बोल रहे हो। वहीं सैम इस बात के बाद भी हंसने लगा और कहा कि बस यह मजाक कर रहा है। इसके बाद 11 अक्टूबर को वह अपने बीवी बच्चों को लेकर वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गया और फिर 14 अक्टूबर के दिन सैम के मृत्यु की खबर परिवार वालों के पास आती है। पिता को सारी चीजें सोचकर कुछ अजीब लग रहा था। क्या सैम को अपनी मौत के बारे में पहले से ही पता था? खैर, अगले 3-4 दिनों के बाद 18 अक्टूबर को सैम का शव इंडिया आया और वो भी कॉफिन में। सोफिया और उसका बेटा भी साथ आए हुए थे। अब पूरे घर में मातम पसर चुका था, दुख का माहौल था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सैम के साथ ऐसा कुछ हो गया है। यह तो बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई बीमारी वगैरह भी नहीं थी। हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? जो भी हो, चूंकि ये लोग क्रिश्चियन थे तो इसी रीति रिवाज के अनुसार सैम के शव को दफन कर दिया गया। चूंकि सोफिया मेलबर्न में काम करती थी तो उसको वापस जाना पड़ेगा और फिर 4-5 दिनों के बाद ही सोफिया को अपने बेटे के साथ मजबूरन ऑस्ट्रेलिया लौटना पड़ता है। घर वाले थोड़े चिंतित थे कि सोफिया वहां पर अकेले कैसे रहेगी, वह सब कुछ कैसे मैनेज करेगी, बच्चे को कैसे संभालेगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी। लेकिन वहां जाने के बाद सोफिया अक्सर अपने घर पर कॉल करती थी, सैम के माता पिता से भी बात करती थी। इसका कॉल लगभग हर सैटरडे के दिन आता था। लाइफ पटरी पर आने लगी थी, जिंदगी कट रही थी। अब थोड़ा घटना के पहले की बात करते हैं। सैम अब्राहम और सोफिया दोनों केरल के कर्रावलूर गांव के रहने वाले थे। ये दोनों पड़ोसी थे। बचपन से ही दोनों में दोस्ती थी। वैसे सैम को सिंगिंग का भी बहुत शौक था और वो हर संडे जब चर्च में प्रेयर होता तो सैम सबके साथ वहाँ पर सिंगिंग करता था, डिवोशनल सिंगिंग कोरस में। वहीं सोफिया भी सिंगिंग करती थी। वहाँ पर भी दोनों मिलते थे। दोनों को ही सिंगिंग का शौक भी था। इन्होंने कॉलेज भी एक साथ कंप्लीट किया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर 2003 में इन्होंने फैसला किया कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब इनकी जॉब लग जाएगी तो वे दोनों शादी कर लेंगे। इसी दौरान सैम तमिलनाडु के डिंगडेंगुल नामक जगह पर चला जाता है MBA की पढ़ाई करने के लिए। सोफिया भी कोट्टयम के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करती है। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में MSc किया और
आगे बेंगलोर के एक आईटी कंपनी में जॉब करने चली गई। फिर वह तिरुवनंतपुरम में जॉब करती है। वहीं सैम अब्राहम भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद किसी लोकल बैंक में जॉब करने लगा। फिर यूएई फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनी में काम करने के लिए दुबई चला गया। मतलब दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में तरक्की कर रहे थे। समय बीतता गया। अब आगे सैम और सोफिया शादी करने का डिसीजन लेते हैं। सैम ने अपने घर पर सोफिया के बारे में बतलाया, मगर घर वाले सोफिया को घर की बहू बनाने से मना कर देते हैं। खास तौर से पिता ही इसका विरोध कर रहे थे। वहीं सोफिया के फैमिली की बात करें तो उनके पिता डिफेंस के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। उनकी भी ठीक ठाक रेप्यूटेड फैमिली थी। सैम ने सोफिया से कहा कि घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। फिर सोफिया ने सैम के पिता से इस बारे में बात की और कहा कि अगर आपने सैम से शादी नहीं कराई तो वह अपनी जान दे देगा। अगर शादी नहीं होगी तो वह भी जिंदा नहीं रहेगी। सोफिया ने अपने बिहेवियर से सैम की मां को भी इंप्रेस कर लिया था। आगे सैम के माता पिता सोफिया को बहू बनाने के लिए मान जाते हैं। उन लोगों ने सोचा कि दोनों मैच्योर हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट तो हैं ही, इन्हें रोकना ठीक नहीं होगा। फिर 2008 में सैम और सोफिया की शादी हो जाती है। 2009 में इनका एक बेटा भी हुआ। सोफिया की बड़ी बहन सोनिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और वहीं पर नर्स का काम करती थी, इसलिए वहाँ की लाइफस्टाइल को सुनकर सोफिया ने सोचा कि इसे भी अपने परिवार के साथ वहीं पर शिफ्ट होना चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किसी आईटी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई भी करती है और वहाँ इसका सिलेक्शन भी हो जाता है। 2012 के शुरुआती महीने में ही सोफिया अपने बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई। वो चाहती थी कि पति भी साथ चले और वहीं पर कोई काम करे, लेकिन इसी दौरान पति सैम अब्राहम ओमान चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लुलु एक्सचेंज नामक कंपनी में इन्हें जॉब मिल गया था। अब पत्नी सोफिया और बेटा ऑस्ट्रेलिया में थे और पति सैम ओमान में। सोफिया इनसे अक्सर कहती कि आप भी ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, पूरा परिवार एक साथ रहेगा। सैम भी यही सोचता था, लेकिन उसको वहां जाने का मन नहीं था। इसकी एक वजह थी, क्योंकि इंडिया से ओमान करीब था, तो सैम हर महीने 1-2 दिनों के लिए अपने पेरेंट्स से मिलने घर आ जाता था। अगर वह ऑस्ट्रेलिया चला गया तो इंडिया से बहुत दूरी हो जाएगी और फिर साल भर में घर पर आना पड़ेगा, और वह भी बस कुछ ही दिनों के लिए। फिर भी सोफिया अपने पति को ऑस्ट्रेलिया बुलाने की जिद कर रही थी। जिद के आगे बात मानकर सैम ने अपने बॉस से बात की। फिर इसका भी ट्रांसफ़र ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हो गया और सोफिया के ऑस्ट्रेलिया जाने के 1.5 साल बाद मई 2013 में सैम भी वहां पर चला गया। और फिर 2015 के 14 अक्टूबर की सुबह सैम अब्राहम ऑस्ट्रेलिया में अपने घर के बेडरूम में मृत पाए गए। शुरुआती जांच में मिला कि यह हार्ट अटैक है। आगे क्या हुआ यह तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। इधर सैम के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों के बाद सोफिया वापस ऑस्ट्रेलिया आ गई। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। सैम के परिवार वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वह हार्ट अटैक था। इनकी लाइफ पटरी पर आने लगी। उधर सोफिया भी पति के जाने के दुख से उभरने लगी। इसी बीच मेलबर्न पुलिस के पास सैम अब्राहम की ऑटोप्सी की सारी रिपोर्ट आती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा था कि सैम अब्राहम की मौत साइनाइड नामक जहर कंज्यूम करने से हुई है। इनके पेट में ऑरेंज जूस पाया गया था, जिसमें साइनाइड की भारी मात्रा मिली हुई थी। एवाकाडो मिल्क शेक भी मिला था, उसमें भी नशीले केमिकल मिले थे।
पुलिस ने सोचा कि फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। पुलिस ने शुरुआत में ही सैम की पत्नी सोफिया से थोड़ी बहुत बातचीत की थी, तो उसने कहा था कि नॉर्मल रूटीन के अनुसार ही ये लोग अपना खाना खाते पीते थे। पिछली रात में भी नॉर्मल खाना खाया था, कोई बाहरी चीज नहीं खाई थी। मगर साइनाइड की इतनी भारी मात्रा फूड में कैसे आ सकती है? पुलिस ने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स ना तो सैम की पत्नी सोफिया से शेयर किए और ना ही सैम के बाकी घर वालों को बतलाया। पुलिस वाले चुपचाप से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। कुछ डिटेक्टिव्स ने अपने सीनियर से इस बारे में बात भी की कि हमें इस केस को गंभीरता से लेना चाहिए, कुछ तो इसमें फॉल प्ले है। सीनियर ने कहा कि इनके पास एविडेंस नहीं है, आखिर किस बेसिस पर हम इन्वेस्टिगेशन करें। डिटेक्टिव और इनकी टीम ने सोचा कि अब यही लोग तफ्तीश करेंगे। घर में आखिर साइनाइड आया कैसे था? यह तो नॉर्मल स्टोर में भी नहीं मिलता है। इस कत्ल में या तो किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ रहा होगा जिसकी सैम से दुश्मनी वगैरह होगी, या फिर कोई घर का ही व्यक्ति होगा। पड़ोसियों ने भी 13 और 14 अक्टूबर के बीच किसी अनजान को घर के आसपास नहीं देखा था। सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ खास नहीं मिला। अब पुलिस सैम के परिवार, जो भी वहां पर रहता था, यानी सैम की पत्नी सोफिया पर नज़र रखने लगी। उसकी लोकेशन हिस्ट्री और कॉल डिटेल्स वगैरह निकलवाए गए। पिछले 3 महीनों में इसने किससे किससे बातें की, किससे मिली थी, और कौन कौन इसके दोस्त हैं और कौन कौन इनके जानने वाले हैं। डिटेक्टिव्स ने सब कुछ मिलकर पता लगाया। वैसे इन सारी चीज़ों की भनक सोफिया को बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही किसी और को। डिटेक्टिव्स को अपने इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सैम ने किसी पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट लिखवाई है। उसमें यह था कि जुलाई 2015 में, यानी कत्ल के 3 महीने पहले, जब वो लालो ट्रेन स्टेशन के पास था, तो उसकी गाड़ी के अंदर फुटवेल के पास कोई व्यक्ति मास्क लगाए और ग्लव्स पहने छिपा हुआ था। उसने चाकू से वहीं पर सैम के ऊपर हमले शुरू कर दिए थे, जिसमें इसके गर्दन के पास, चेहरे वगैरह पर चोटें लगती है। खुशकिस्मती से उस दिन इसकी जान बच गई। सैम ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर जानलेवा हमले की सूचना दी और हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया। पुलिस को उस दौरान सैम की गाड़ी से कुछ केबल टाई, कुछ कूड़े कबाड़ और एक हैंडकफ मिलता है। यह सब पता चलने के बाद डिटेक्टिव समझ गए कि सैम के कत्ल की साजिश काफ़ी दिनों से चल रही थी। पहले तो वह जानलेवा हमला हुआ जिसमें वह बच गया, लेकिन अब दूसरे हमले में कातिल ने साइनाइड देकर सैम को खत्म कर दिया। डिटेक्टिव को सबसे पहला शक सोफिया पर हुआ था। पति की मौत के बाद जब ये वापस ऑस्ट्रेलिया आई तो हफ्ते भर के अंदर ही इसने सैम के बैंक अकाउंट को खाली कर दिया और सारे पैसे उसमें से निकालकर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। थोड़ी और डिटेल पता करने के बाद पता चला कि सोफिया का वह जॉइंट अकाउंट था जिसमें उसने पैसे ट्रांसफ़र किए थे। यह जॉइंट अकाउंट सोफिया और अरुण कमल सनन के नाम पर था। सोफिया ने अपने पति के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए, उसमें कुछ गलत नहीं था, मगर इसने ऐसे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए कि डिटेक्टिव्स का शक इस पर मजबूत होने लगा। सोफिया सैम की कार का रजिस्ट्रेशन एड्रेस और नेम भी चेंज करवाने के लिए अथॉरिटीज़ के पास गई थी। जिसके नाम पर यह चेंज करा रही थी वो था अरुण कमल सनन। एड्रेस भी इसका ही था। अब ऐसा भी नहीं था कि सोफिया सैम की कार को बेच रही है, बस यह ओनर को चेंज करवा रही थी। आखिर अरुण कमल सनन है कौन? सोफिया ने सारे पैसे भी इसके नाम पर किए और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी। इस आदमी का सैम और सोफिया से क्या लेना देना है? कहीं इसका ही सैम के कत्ल के पीछे हाथ तो नहीं? पुलिस ने कॉल डिटेल्स के साथ सोफिया
और अरुण के व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया के अकाउंट्स आदि चेक करने लग गई। फेसबुक से भी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की गई। एक डिटेक्टिव्स ने तो अरुण कमल से दोस्ती भी कर ली और उसने अरुण का भरोसा जीतने की कोशिश भी की और इसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। ऐसे 9-10 महीने तक लगातार डिटेक्टिव्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। फिर एक दिन अरुण और जो डिटेक्टिव फ्रेंड बने थे, ये दोनों मिलकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान अरुण ने अपने दोस्त को नशे में बताया कि इसने अपनी लवर यानी सोफिया के पति को जहर देकर खत्म कर दिया है। डिटेक्टिव ने यह सारी चीजें रिकॉर्ड भी कर ली। बस क्या था, अगस्त 2016 में मेलबर्न पुलिस ने अरुण और सोफिया को उठा लिया। इनके घरों की तलाशी भी ली जाती है। पुलिस को सोफिया के घर से उसकी डायरी मिली जिसमें इसने अरुण के लिए प्यार भरी बातें लिखी थी। वहीं अरुण के घर की तलाशी के दौरान एक हार्ड ड्राइव भी मिला, उसमें भी कुछ प्यार भरी चीजें लिखी हुई थी। सोफिया के साथ दोनों की तस्वीर वगैरह भी मिलती है। इनके घंटों के कॉल डिटेल्स और चैट्स, मैसेजेस भी पुलिस को मिलती है, जिससे यह तो पता चला कि इनमें कुछ चल रहा था। आगे चलकर सोफिया और अरुण दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं कि सैम का कत्ल इन्होंने ही किया था। सैम और सोफिया बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। पुलिस के अनुसार जब 2003 में सोफिया पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और सैम किसी दूसरी जगह पर पढ़ रहा था, तो सोफिया को अपने ही कॉलेज के एक शख्स अरुण कमल सनन से प्यार हो जाता है। यह आदमी केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। ये एक इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर था। अब सोफिया अरुण से प्यार करने लगी थी, इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी, ना तो सैम अब्राहम और उसके परिवार को, ना सोफिया के परिवार को, और ना ही अरुण के परिवार को। आगे अरुण की किसी दूसरी लड़की से शादी हो जाती है। सोफिया ने भी जिद करके सैम से शादी की। शादी के बाद सोफिया का अरुण से कांटेक्ट था। दोनों अक्सर बातचीत किया करते थे। अरुण को भी एक बच्चा होता है। सोफिया को पता चला कि अरुण ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है, तो उसी का यह बहाना देती है कि वह भी ऑस्ट्रेलिया जाएगी, वहाँ पर काम करेगी, वहाँ की लाइफस्टाइल अच्छी है। जबकि उसे इसलिए वहाँ पर जाना था क्योंकि अरुण वहाँ पर शिफ्ट होने वाला था। 2012 के शुरुआती महीने में सोफिया अपने बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई। मई 2013 में सैम भी अपनी पत्नी के पास ऑस्ट्रेलिया चला गया। सैम के यहाँ आने के कुछ महीने पहले जनवरी 2013 में अरुण भी अपनी बीवी और बच्चों को लेकर ऑस्ट्रेलिया आ गया। जब सैम ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो उसी दौरान अरुण अपनी फैमिली को लेकर इंडिया वापस चला गया और वापस जाने की वजह बताई कि उसकी वाइफ और बच्चे को वहाँ सेटल होने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसकी देखभाल अपने लोगों के बीच अच्छे से होगी। पत्नी भी वहाँ पर ठीक से रह नहीं पा रही थी। अरुण अपने परिवार को इंडिया में छोड़कर वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया। सारी चीज़ें एक तरह से बहाने थे ताकि सोफिया से आराम से मिल सके, कोई इसे रोकने टोकने वाला ना हो। सोफिया और अरुण दोनों छिप छिप कर मिलते थे, घूमने फिरने जाते थे। अरुण चूंकि ऑस्ट्रेलिया में अकेले था तो वह सोफिया को अपने घर पर कभी कभी बुला लेता था। आखिर यह कितने दिनों तक चलता? कब तक ये ऐसे मिलते रहते? समय के साथ इनका प्यार बढ़ता गया। इन्हें कुछ ऐसा करना था कि बिना किसी डर के खुलकर मिल सके। कोर्ट हियरिंग्स के दौरान सामने आया कि सोफिया ने ही सबसे पहले अरुण से कहा था कि सैम को रास्ते से हटा देना चाहिए। वहीं अरुण की वाइफ तो इंडिया में थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये लोग फेसबुक मैसेंजर पर चैटिंग कर रहे थे तभी इसी चैटिंग के दौरान सैम के कत्ल की प्लानिंग शुरू कर दी जाती है। अरुण भी आसानी से मान जाता है। सैम पर सबसे पहला हमला वही था जो कि लालो ट्रेन स्टेशन पर हुआ था और वह मास्क लगाया शख्स यही अरुण था
जिसने गाड़ी के अंदर सैम के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमले किए। मगर यह प्लान नाकाम रहता है क्योंकि सैम जिंदा बच गया। इस इंसिडेंट के दौरान पुलिस ने सोचा, चूंकि सैम फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनी में काम करता है तो रोबर्स वगैरह इसको लूटने के लिए आए होंगे। कहीं ना कहीं सैम को भी शक होने लगा था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन इसने यह बात किसी से भी शेयर नहीं की क्योंकि सब लोग बेकार में परेशान होंगे। इसलिए जब वह अक्टूबर 2015 में अपने घर पर वापस आया तो दोस्तों से कॉफिन में लौटने की बात कही थी। पिताजी से कहा था कि दादाजी के कब्र के पास ही दफनाना। 11 अक्टूबर को ये बीवी बच्चों को लेकर वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया। सोफिया तो साल भर से ही अपने पति के कत्ल की साजिश रच रही थी। 13 अक्टूबर की रात में सोफिया अपनी बड़ी बहन सोनिया से मिलने के लिए गई थी। वह अपनी कार लेकर के गई थी और वहां से लौटते वक्त इसने सुपरमार्केट में शॉपिंग किया, खाने पीने की चीज़ें खरीदी। इसी दौरान सोफिया अपनी कार में अरुण कमल सनन को भी छुपाती है और घर पर लेकर आती है। गैरेज में ही सोफिया ने गाड़ी को पार्क कर दी। इसने जानबूझकर गाड़ी को लॉक नहीं किया और गैरेज को भी खुला छोड़ दिया था। अरुण कार में छिपा हुआ था। इधर डिनर के बाद सोफिया ने एवाकाडो मिल्क शेक बनाया जिसमें इसने नींद की गोलियां मिला दी। फिर इसने अपने पति को पीने के लिए दिया। वे थोड़ा सा पीते हैं लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा तो छोड़ देते हैं। सोफिया ने ऑरेंज जूस भी बनाया था जिससे कि सबके सोने के बाद अरुण यहाँ पर आए और जूस में साइनाइड मिलाकर सैम को पिला दे। पर इधर सैम ने देखा कि सोफिया ने ऑरेंज जूस भी बनाया है तो उसे ही पी लेते हैं। क्योंकि एक ही गिलास ऑरेंज जूस था जिसे सैम पूरा पी गया तो सोफिया को फिर से ऑरेंज जूस निकालना पड़ता है। इसने किचन में ऑरेंज जूस को ढक कर रख दिया। खुद भी एवाकाडो मिल्क शेक पीती है और बच्चे को भी पिलाती है। इसमें नींद की दवा मिली होने की वजह से सोफिया और बच्चा दोनों सो गए। मगर सैम ने थोड़ा सा पिया था इसलिए वो भी सो जाता है, लेकिन इनके ऊपर असर कम हुआ था क्योंकि थोड़ा सा एवाकाडो जूस पिए थे। पूरी तरह बेहोश नहीं हुए थे। देर रात में जब अरुण को लगा कि पूरा परिवार सो चुका है तो ये गाड़ी से बाहर आया। देर रात में जब अरुण को लगा कि पूरा परिवार सो चुका है तो ये गाड़ी से बाहर आया और फिर गैरेज से निकलता है। उसने एक खुली हुई खिड़की देखी और वहीं से घर के अंदर आया। किचन में रखे ऑरेंज जूस में इसने साइनाइड मिलाया और सो रहे सैम को जबरदस्ती पिलाने की कोशिश की। पूरा जूस अरुण ने सैम को पिला दिया। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। सैम की उसी दौरान नींद में ही मृत्यु हो जाती है और पूरी रात सैम वहीं बेड पर मृत पड़ा हुआ था। उसी के बगल में 6-7 साल का बेटा और वाइफ दोनों सो रहे थे। नींद की दवा कंज्यूम करने की वजह से सोफिया और उनका बेटा सुबह में रोज की अपेक्षा थोड़ा लेट से उठते हैं और फिर 9:14 पर सोफिया ने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। आगे सारी चीजें हुई। अब सवाल उठता है, आखिर अरुण ने वो साइनाइड कहां से खरीदा था? तो पता चला कि अरुण का अक्सर इंडिया आना जाना होता था, वहीं से इसने इंतजाम किया। वैसे ऐसी चीजें खुलेआम दुकानों में नहीं मिलती हैं। जब सैम की मृत्यु हो गई तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रह रहे मलयाली लोगों ने कुछ डॉलर फंड रेज किए और सोफिया को दे दिए ताकि इसकी थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प हो जाए। डिटेक्टिव्स ने 10 महीनों में बिना किसी सस्पेक्ट को खबर लगे इस केस का खुलासा कर दिया। आगे ये केस कोर्ट में जाता है। पुलिस ने हर तरह के सबूत जुटा लिए, जैसे अरुण और सोफिया के कॉल डिटेल्स, इनके व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के चैट्स, वो डायरी और हार्ड ड्राइव
जिसमें इनके प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। उन दोनों की फोटो कोर्ट ने 100 से भी ज़्यादा पेजेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया ताकि उसको समझा जा सके, क्योंकि यह हिंदी और मलयालम में लिखा हुआ था। सारी प्यार भरी बातें सोफिया ने अरुण के लिए लिखी थी। फरवरी 2018 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया सुप्रीम कोर्ट ने सोफिया और अरुण को सैम अब्राहम के कत्ल के लिए दोषी पाया और फिर जून 2018 में सोफिया को उसके पति के कत्ल के इल्जाम में 22 साल की सजा सुनाई। अरुण कमल सनन को 27 साल की जेल हुई। इसमें सोफिया को 22 साल की जेल में 18 साल कम से कम पूरे करने होंगे। इसके बाद वह पैरोल के लिए अप्लाई कर सकती है, यानी इसको 18 साल तक जेल में ही रहना है। वहीं अरुण को 27 साल की जेल में 23 साल की सजा काटने थे। इसके बाद ये पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे अगस्त 2019 में अरुण के जेल टाइम को कम करके 24 साल कर दिया गया और यह 20 साल के बाद ही पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन सोफिया का जेल टाइम चेंज नहीं हुआ। यह 22 साल तक जेल में ही रहेगी और 18 साल के बाद ही पैरोल के लिए अप्लाई कर सकती है। सोफिया ने जज से कहा कि उसका बेटा छोटा है, उस पर रहम करके सज़ा कम कर दीजिए। जज ने कहा कि इस पूरे केस में सबसे बड़ा विक्टिम तुम्हारा बेटा ही है। तुमने बच्चे की उतनी छोटी सी उम्र में उसके पिता को छीन लिया। न्याय तभी होगा जब बच्चे के पिता के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वैसे उस बच्चे की कस्टडी मेलबर्न में रह रही सोफिया की बड़ी बहन सोनिया को मिल जाती है, लेकिन सैम के परिवार ने अपने पोते की मांग की। ये उतने सामर्थ्य नहीं थे कि ऑस्ट्रेलिया जाकर बच्चे की कस्टडी के लिए केस लड़ सके। ये अपने पोते की कस्टडी के लिए अपनी धन संपत्ति बेचने को तैयार थे। कभी कभी सोनिया पोते की उसकी दादा दादी से वीडियो कॉल पर बात भी कराती है। क्योंकि बच्चा छोटा था, उसके माता पिता के बारे में बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी इसे पता चल ही जाएगा। फिलहाल अरुण और सोफिया मेलबर्न की जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं। तो चलिए मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।